नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं मायावती और आकाश आनंद, और जिस तरीके से आप बात कर लीजिए पल्लवी पटेल भी मैदान में है, तो किस तरीके से इनका त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, या फिर इस बार के लोकसभा चुनाव में किस तरीके के समीकरण पूर्वांचल की सीटों पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तनु, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से यूपी की सियासत रुख लेने वाली है, या फिर अगर पर्टिकुलर किसी सीट की बात करें तो मिर्जापुर सीट और कुशीनगर और रॉबर्ट्सगंज की सीट कहीं ना कहीं ज्यादा चर्चा में देखने को मिल रही है। वहीं ओपी राजभर के बेटे भी मैदान में है। अरविंद राजभर लगातार योगी आदित्यनाथ से उनके चरणों में गिर कर आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। किस तरीके का पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर कुछ ऐसे चेहरे यूपी की जिन पर बात करना जरूरी है, और इसी सब चीजों पर बात करेंगे। तनुज, क्या सिनेरियो देख रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा माहौल बन रहा है? पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल और राजा भैया, तीन त्रिकोणीय मुकाबला है। कहाँ आपको पल्लवी पटेल जाती हुई दिखाई दे रही है? अनुप्रिया पटेल के साथ जाएंगी या राजा भैया का साथ देगी? देखिए, अभी तो बहरहाल मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि 2024 में जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा, इनके 6 चरण जो है कंप्लीट हो चुके हैं, मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब आखिरी चरण बचा है और शेष ज्यादा समय देखिए उसमें अब बचा नहीं है। अब 1 तारीख को मतदान है, 1 जून को, और 4 जून को पता लग जाएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में अब नहीं लगता कि पल्लवी पटेल कोई भी पाला बदलती दिखाई देंगी, क्योंकि पल्लवी पटेल ने जिस तरह से वो इस बार असुद्दीन ओवैसी के साथ जाती दिखाई दी, अगर उन्हें कोई साइड अगर लेनी होती, पाला पलटना होता, तो उनके पास पहले बहुत ज्यादा मौका था। अब उनके पास मुझे मौका दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपने अब अपनी बात में जिक्र करा राजा भैया, अनुप्रिया पटेल, तो मिर्जापुर सीट पर कहीं ना कहीं राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल का जो है खेल बिगाड़ने की कोशिश करी है। लेकिन इस बात को भूला नहीं जा सकता कि अनुप्रिया पटेल 2014 में भारी बहुमत के साथ जीती थी और 2019 में भी भारी बहुमत के साथ जीती है। जी बिल्कुल, आपने ये तमाम रूप। लेकिन वहीं ओपी राजभर की बात कर ले, उनके बेटे मैदान में है। सपा ने एक मजबूत कैंडिडेट उनके सामने उतार दिया है, तो क्या लगता है कि ओपी राजभर किस तरीके से अपने बेटे को विजयी भावों का आशीर्वाद दे सकते हैं? देखिए, ओपी राजभर के जो बेटे हैं वो शुरुआत से विवादों में रहे हैं, और ओपी राजभर के बेटे को वोट अपने पिता के नाम पर या अपनी पार्टी के नाम पर नहीं मिलेंगे, उनको वोट मिलेंगे मोदी के नाम पर, क्योंकि उनका एनडीए के साथ गठबंधन है, बीजेपी के साथ गठबंधन है। ऐसे में वो वोट बटोरते हुए मुझे लगता है नजर आएंगे। लेकिन हाँ, देखते हैं कि आखिरकार इस घोसी सीट पर किसकी जीत होती दिखाई देती है। ऐसे में मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, बीएसपी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारा है। अब देखते हैं कि आखिरकार, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मायावती है वो वोट काटने का काम करती नजर आएंगे माही समाजवादी पार्टी का। अब अगर वोट कटता है तब तो यहाँ पर ओपी राजभर के जो बेटे हैं फायदा उठाते नजर आएंगे, और अगर वोट नहीं कटता है तो समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि एक कदम आगे निकलती दिखाई देगी। जी बिल्कुल, लेकिन आपने अभी जिक्र किया मायावती और अखिलेश यादव का। आपको इन दोनों के बीच में किस तरीके की टक्कर दिखाई देती है, या फिर अगर मायावती अखिलेश यादव से आगे निकल जाती है तो किस पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे? देखिए, मायावती जो है अभी तो देखिए उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम यहाँ पर कहती नजर आ रहा है। पूरा विपक्ष जो है अखिलेश यादव बार बार उन पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं भाई। ऐसे में मायावती मुझे नहीं लगता कि अभी तो किसी भी गठबंधन का साथ लेती नजर आएंगी। लेकिन हाँ, 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मायावती बड़ा खेल जरूर यहाँ पर करती दिखाई देंगी। लेकिन जो मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है वो एक बार फिर से अपने भतीजे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो एक जोड़ी बनी थी यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती, जो बुआ भतीजे वाली जोड़ी बनी थी, आप थोड़ा सा उधर आकाश आनंद पर चलेंगे, क्योंकि जिक्र उनका भी मैं करूंगा, क्योंकि इस बार उनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है जो बुआ भतीजे वाली जोड़ी है इस बार देखने को मिलेगी। लेकिन 2027 में जो चेहरा एक बार फिर से निकल कर सामने आएगा, जो 2024 में निकल कर आया लेकिन उसको रोक दिया गया, जैसे कि आपने नाम लिया आकाश आनंद का, ये देखना दिलचस्प होगा कि जब इन दोनों का गठबंधन अगर 2027 में होता है तो आकाश आनंद क्या भूमिका निभाते नजर आएंगे, क्योंकि बीएसपी पार्टी अब मुझे लगता है कि मायावती जो है उनका रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है, अखिलेश यादव एक मजबूत कैंडिडेट है, आकाश आनंद बीएसपी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट होंगे। तो देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर गठबंधन हो जाता है तो। जी बिल्कुल, आपने ये जो तमाम जानकारी दी, लेकिन इसमें अगर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले दिनों में आजाद की क्या भूमिका रहेगी? अगर वो नगीना सीट से जीत जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आएगी, या फिर वो किसी पार्टी को
को छोड़कर अपना ही अकेला चलो वाला प्लान यूज कर सकते हैं? देखिए मुझे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। भले ही आजाद का नाम बहुत बड़ा है लेकिन अभी पार्टी की भूमिका बहुत छोटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने सिर्फ नगीना सीट पर चुनाव लड़ा। अगर आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी थी, आप एक वर्चस्व रख देते अपना, तो आप उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते, कम से कम उन सीटों पर तो कैंडिडेट उतारते जहां पर दलितों का समीकरण बनता दिखाई देता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा नहीं किया। अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2027 में चंद्रशेखर आजाद क्या करते दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कौन सी पार्टी उन्हें अपने साथ गठबंधन के लिए ऑफर करती नजर आएगी, मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद को कोई आकर कहे कि आप हमें शामिल हो जाइए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुद ही समर्थन देते हैं। आपने देखा होगा इस बार 2024 के चुनावों में जो भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार 2024 में क्या करते नजर आएंगे चंद्रशेखर आजाद। जी बिल्कुल, ये रैपिड राउंड के तरीके से तनुज मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो यहाँ पर अगर एक सवाल और बन जाता है कि आजमगढ़ सीट को लेकर, तो क्या किस तरीके का वहाँ पर समीकरण देखने को मिल रहा है? दिनेश लाल निरहुआ मैदान में है, लगातार उनके विकास का कार्यों की चर्चा होती रही है कि उन्होंने इस बार जब उपचुनाव में वो जीत कर आए तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, रोड बनवाए, वहाँ पर विकास किया, लेकिन क्या वाकई में विकास किया? अगर किया तो क्या धर्मेंद्र यादव के जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं? देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने बात करी आजमगढ़ सीट की, आजमगढ़ सीट पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी जो है वो आगे बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन 2019 में जैसे कि अखिलेश यादव ने इस सीट से जीत दर्ज करी थी, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए, तब धर्मेंद्र यादव मैदान में उतरे लेकिन वो हार गए थे। हार का अंतर ज्यादा नहीं था, मात्र 8000 था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2019 में मायावती का गठबंधन था अखिलेश यादव के साथ, ऐसे में दलित वोट को भी बटोरते नजर आए थे। लेकिन अब देखते हैं कि अगर देखिए दलित वोट मिलता नजर आता है समाजवादी पार्टी के लिए, तब तो बहुत आसानी से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है इस सीट से जीत दर्ज करती नजर आएगी, धर्मेंद्र यादव सांसद बनते नजर आएंगे। लेकिन अगर दलित वोट मिलता दिखाई नहीं देता है तो कांटे की टक्कर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, तो तनुज यहाँ पर ये भी एक समीकरण बनता हुआ नजर आया था पिछली बार के अगर चुनाव में देखा जाए, गुड्डू जमाली जो बड़ा खेला करते हुए नजर आए थे, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब इस बार वो सपा गठबंधन के साथ है, तो कितना वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली जो है बड़ा वर्चस्व रखते हैं और वोट साधने का काम करते नजर आते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को वोटों का फायदा तो जरूर यहाँ पर दिखाई देगा गुड्डू जमाली के थ्रू। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि यूपी की सियासत किस ओर अपना रुख करते हुए दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इस बार पूरा पुरजोर जोर लगाता हुआ नजर आया था, क्या इस बार वो अपनी सीटों में इजाफा कर सकती है, या मायावती इन दोनों गठबंधन वाली पार्टियों को कहीं ना कहीं झटका देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से इस बार चाल चला है, माना यही जा रहा है कि उन्होंने आने वाले विधानसभा में कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोलने की कोशिश तो नहीं की है, उन्होंने अपने पत्तों को समेट कर रखा है ये बिसात बिछाकर। अब ऐसे में सस्पेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा कि मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, मायावती अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर किसको चुनेंगी, इस तमाम तरीके की अटकलें मायावती ने एक सस्पेंस के साथ बरकरार रखा है। लेकिन वहीं इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात करें तो लगातार दोनों में घमासान देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर नहीं, बाकी आप देश की तमाम अलग अलग सीटों पर देख लीजिए तो वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अखिलेश जिस तरीके से ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक रहे हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार के नारे में आगे बढ़ पाती है या नहीं, या फिर इस बार वो धराशायी होती हुई नजर आएगी और साइकिल और हाथी इस बार किस चाल में चलता हुआ दिखाई देगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है, किस तरीके का समीकरण आप बनता हुआ देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर। हो गया होगा एक बैठे हैं खाली, चलो कर लेता हूँ मैं भी।